लगभग 70,000 वर्ष पहले एक आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था। उस समय एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वो भारत में आए। चाहे हड़प्पन है, ड्रविडियन है और आर्यन है। आर्यन सिविलाइजेशन का नाम की कोई चीज नहीं है। ये सबसे पुराने ह्यूमन पॉपुलेशंस जो अफ्रीका के बाहर थे वो भारत में सबसे पहले थे, और यहाँ से हर कोई गया अलग अलग दिशा में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यूरोप। अगर आप 8,000 वर्ष पहले का यूरोप देखोगे, वहाँ पे डार्क स्किन लोग थे। भारत में आज बहुत सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो हमारा ही खून है। तो ये जो व्हाइट पॉपुलेशन आया ना, वो कहीं और से आई। हमारा इतिहास 98% छुपा हुआ है आज भी। एक गल्फ ऑफ खंबात रीजन है ना, गुजरात के साउथ में। वहां पे अंडर वाटर सिटीज है, 5-6 शहर है। और महाभारत में कहा गया कि अर्जुन द्वारका गए, वो बहुत भयानक साइज्मिक इवेंट देखा, अर्थक्वेक, जिसमें पूरा जो शहर था द्वारका का पानी में चला गया। तो गुप्ता पीरियड में उस प्रकार का जो फिगर था वो भगवान शिव ही थे और कोई नहीं थे। महाभारत उसके कितनी देर बाद हुआ? टॉक्स अबाउट एन अर्बनाइज्ड इंडिया। We were a fully industrialized society. दुनिया भर की इंडस्ट्रीज थी भारतवर्ष में। माइनिंग था, मेटलर्जी था, शिप बिल्डिंग था। युद्ध की बात होती है, उसके हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या मिले? एक्चुअल हार्ड एविडेंस देखेंगे तो सारे के सारे लाइज, सारे झूठ एक्सपोज होते हैं। जितने भी हिंदू मंदिर थे सब कुछ तोड़ दिया गया है, लेकिन पद्मनाभ स्वामी टेम्पल्स कैसे तो बच गया है। वो $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड इज स्टोर्ड देयर। सारे टेम्पल्स को लूट लिया गया है, या तो तुर्कों ने लूटा या फिर ब्रिटिश ने लूटा। जब इतना बड़ा साम्राज्य था, ऐसे थॉट लीडर्स थे, कहां पर भारत जो? नेक्स्ट 3 to 20 years आर गोइंग टू आइदर मेक इंडिया और ब्रेक इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरा चाइना है। ये दोनों किसी भी चीज पर सहमत नहीं है, लेकिन एक चीज पर सहमत है कि इंडिया शुड नॉट राइज। हम देखिए धुरंधर जी, देखिए प्रोपेगेंडा मूवी। भारत के वो पन्ने जिसकी वजह से आज मैं, आप और हम सब जिंदा हैं। वो इतिहास जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग, घर और मंदिर सुरक्षित है। कब तक बोलोगे कि स्कूल में पढ़ाया नहीं गया? आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जाने, कोशिश करने जा रहे हैं। प्रेजेंटिंग अभिजीत छावड़ा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सुपर टॉक्स। एक्सपर्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री में बहुत रुचि रखते हैं, कई सालों से रिसर्च पेपर्स खुद पढ़ रहे हैं। पूरे एपिसोड में आपको एविडेंस हर जगह मिलेंगे। हमने स्टार्ट किया इंसानों से, कैसे इंसान अफ्रीका में पहले एविडेंस मिलते हैं और वो भारत क्यों आते हैं। ये जेनेटिकली कैसे प्रूव किया जाता है कि भारत से ही पूरी दुनिया में लोग गए, ये बहुत बड़ी बात है। सिविलाइजेशंस कैसे आई, कैसे कुछ सिविलाइजेशंस झूठी थी पर हमारे हिस्ट्री में हमें पढ़ाई गई। हमने मंदिरों के बारे में जाना, कैसे उसका आर्किटेक्ट इतना बड़ा होता था। सर ने बताया कि महाभारत के टाइम में ड्रेनेज सिस्टम होते थे, बहुत एडवांस्ड होता था। उसके प्रूफ्स क्या हैं? कुछ ऐसे राजा जिनके बारे में आपने कभी जाना ही नहीं होगा। कहते हैं दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। अगर हम अपना इतिहास भूल जाएंगे, फ्यूचर में वो चीज़ रिपीट होगी। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एपिसोड को बच्चों को जरूर दिखाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, बाय द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड आप गर्व करेंगे एक भारतीय होने पर। एंड में हमने ये भी डिस्कस किया कि इस वक्त इंडिया की सिचुएशन में और फ्यूचर कैसा होगा। ओवरऑल हिस्ट्री से लेकर करंट टाइम्स में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। मेहनत करते हैं ऐसे एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज सुपर टॉक्स इज नॉट जस्ट ए पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। जय हिंद। द्वारका की बात करें, महाभारत में कहा गया कि अर्जुन द्वारका गए थे, जहाँ पे कृष्ण जी, भगवान कृष्ण राजा थे, और अर्जुन ने एक बहुत भयानक साइज्मिक इवेंट देखा, अर्थक्वेक, जिसमें पूरा जो शहर था द्वारका का वो पानी में चला गया। तो इसको भी मिथ कहते थे। मिथ के ये सब मिथ था। आपके जो टेक्स्ट है सब मिथोलॉजिकल टेक्स्ट है, सब नॉनसेंस है। लेकिन 1980s में SR राव नाम के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैं जरा देखता हूँ क्या है वहाँ पे। तो उन्होंने सर्वे किया, तो वहाँ पे पूरा एक पुराना सिटी है ऑफ द कोस्ट ऑफ मॉडर्न द्वारका, वो है। लेकिन 1980s के बाद कोई उस पर रिसर्च नहीं हुआ है, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। इसको इग्नोर किया जा रहा है, पता नहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो द्वारका है। साउथ इंडिया में
ऐसे और शहर है Right. ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, तमिलनाडु, पौंडीचेरी के पास एक नया एक सिटी मिला है अब लगभग 100 मीटर नीचे सिटी, Wow. ओके, मे बी कावेरी पुरमपट्टनम ऑफ द संगम एज। तो हमारा इतिहास बहुत बहुत पुराना है, हमारे में कोई नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं है। आपको जो ब्राह्मी मिलेगी नॉर्थ में वो भी आपको साउथ में भी मिलेगी, ओके, ब्राह्मी टेक्स्ट, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल। हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो महाभारत उसके कितनी देर बाद हुआ होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लगभग सम टाइम ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड महाभारत हुआ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जो महाभारत का जो टेक्स्ट है उसमें सरस्वती की बात होती है, बट सरस्वती इज अ डिक्लाइनिंग रिवर, ओके, और जो सो कॉल्ड हड़प्पन एज है उसी के दौरान सरस्वती का डिक्लाइन हुआ, सरस्वती नदी का। लगभग 2000 बीसी के आसपास सरस्वती नदी सदर्न हाफ ऑफ इट्स कोर्स में मोस्टली गायब हो गई थी। मे बी एक बहुत बड़ा लेक बना होगा जिसको थार द डेजर्ट कहते हैं हम, पॉसिबली। सो मोस्ट लाइकली देखिए, अगर आप, मैंने कहा ना कि द्वारका मिला था, द्वारका मिला है, वो है, द्वारका इज लेड आउट लाइक अ हड़प्पन सिटी, ग्रिड स्ट्रक्चर। तो मोस्ट लाइकली द्वारका, महाभारत का जो पीरियड था मोस्ट लाइकली इट वाज कंटेम्पोरेनियस विद द सो कॉल्ड हड़प्पन एज, मोस्ट लाइकली। अगर आप रामायण की बात करेंगे तो रामायण में जो इंडिया डिस्क्राइब किया है वो थोड़ा और पुराना है, थोड़ा और रूरल है। लेकिन महाभारत में तो बड़े बड़े शहरों की बात होती है, बड़े बड़े महलों की बात होती है। सो महाभारत टॉक्स अबाउट एन अर्बनाइज्ड इंडिया, रामायण टॉक्स अबाउट लेस अर्बनाइजेशन। और अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे, इट इज अ पैस्टोरल रूरल इंडिया, कोई सिटीज नहीं है ऋग्वेद के समय में। तो आपको दिख रहा है भारतीय सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन, प्रोग्रेशन हुआ, प्रोग्रेशन दिख रहा है विद समय। यस, राइट। सो मोस्ट लाइकली महाभारत पीरियड वाज कंटेम्पोरेनियस विद सम फेज ऑफ द हड़प्पन ईरा ऑफ आवर हिस्ट्री। ओके, ऑलराइट। और महाभारत अगर हम विजुअलाइज करना चाहें, हाँ जी, महाभारत के समय को, तो क्या क्या चीजें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और पावरफुली हम समझ सकते हैं? पहली बात यह है कि अगर महाभारत पीरियड वाज कंटेम्पोरेनियस विद हड़प्पन पीरियड जी, तो उस समय भारत एक फुल्ली अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी। व्हेन यू से अर्बनाइज्ड, व्हाट डू यू मीन? क्या क्या आप कहते हैं? बड़े बड़े शहर जो प्रॉपरली लेड आउट थे इन अ साइंटिफिक टाउन प्लानिंग मैनर, बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े पॉपुलेशन सेंटर्स थे, प्रॉपरली डिजाइन थे, वो सब, वो कंजेशन नहीं था, वो सब चीजें नहीं थी, खुली खुली सड़कें थी, ड्रेनेज सिस्टम्स थे। देखिए कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान में फ्लड हुए थे, ओके, पूरा पाकिस्तान पानी के नीचे था, लेकिन हड़प्पा पानी के नीचे नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ड्रेनेज सिस्टम अभी भी काम कर रही है, जो 5000-6000 वर्ष पहले बनी थी, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। इतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम्स थे, ओके, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स थे। और कुछ जगह पे बड़े शहर नहीं होंगे, कुछ जगह पे छोटे टाउन्स होंगे या विलेजेस होंगे, वो भी साइंटिफिकली लेड आउट थे प्रॉपरली। और उस समय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स था। मतलब आपको आज 1 किलो 200 ग्राम 100 ग्राम ऐसा मिलेगा ना वेट्स, उस समय भी स्टैंडर्डाइजेशन था, लेकिन हमारे यूनिट्स में था वो। कौन सा यूनिट्स के नाम क्या थे आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन अगर आप हरियाणा जाओ या गुजरात जाओ या फिर मध्य प्रदेश जाओ या फिर आज का बलूचिस्तान जाओ, हर जगह आपको सेम वेट्स एंड मेजर्स मिलेंगे, हर जगह। नॉर्थ जाओ गांधार तक, वहां पे भी आपको सेम वेट्स एंड मेजर्स मिलेंगे। दूसरी बात ये थी कि फुल्ली अर्बनाइज्ड था, वेट्स एंड, अच्छा हाँ, फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। देखिए आज हम, इंडिया वांट्स टू बिकम एन इंडस्ट्रियल नेशन टुडे, राइट? 6000 वर्ष पहले वी वर अ फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। दुनिया भर की इंडस्ट्रीज थी भारतवर्ष में, माइनिंग था, मेटलर्जी था, शिप बिल्डिंग था। गुजरात में आज ढोलावीरा नाम का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो उसको हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं, क्योंकि उस समय का है वो। वहां पर एक हार्बर है, पोर्ट हार्बर। वो हार्बर का साइज क्या है सोचिए, वो हार्बर का साइज ऐसा है, इट इज कंपेरेबल टू आज का विशाखापट्टनम का हार्बर। विशाखापट्टनम हार्बर में आज हम क्या लगा सकते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर। उतना बड़ा हार्बर था ढोलावीरा में 5-6 हजार वर्ष पहले। और कैनाल्स थे, पूरा हाइड्रो इंजीनियरिंग सिस्टम्स थे, दुनिया भर के सबसे, इट वाज द मोस्ट एडवांस्ड, साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ इट्स टाइम। ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने किया। मतलब ऑलरेडी, मतलब हम एक, मुझे लगता है हम ऐसे, लगता है क्या है कि
जो इंजीनियर्स को हमने यहाँ पर नाम दिया है, वो इंजीनियरिंग तो कितने सालों से होती आ रही है। 100% बिल्कुल। इस विदाउट इंजीनियरिंग ये सब हो ही नहीं सकता है। एडवांस्ड तुक्का इंजीनियरिंग नहीं लग सकता ना, नहीं, एक बिल्कुल डैम नहीं। बनाना तुक्के से डैम नहीं बन सकता और वो ना। हर जगह डैम बना रहे हैं। हाँ, हर जगह डैम। हाँ, रेप्लिकेट कर रहे हैं उस चीज को हाँ, सक्सेसफुली मल्टीपल प्लेसेस पे ओवर एंड ओवर अगेन। तो इनक्रेडिबल सोफिस्टिकेशन था, बहुत एडवांसमेंट। वॉर के बारे में अब जैसे आपने अभी एक रेलेवेंस दिया एएसआई से कि द्वारका का उन्होंने एएसआई से किया। जी जब हम महाभारत की वॉर की बात करते हैं, हाँ जी, बिकॉज हम इसको बहुत ऑनेस्टी से ये चीज महसूस भी करते हैं और ये मानते भी है कि ये हम इसको माइथोलॉजी मानते नहीं, हम इसको नहीं। अपना इतिहास मानते हैं। जी ये हुआ है और आज हम उसकी बात कर रहे हैं। जी। महाभारत के जब युद्ध की बात होती है, उसके हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या मिले? कुछ नहीं मिला। अब बताइए क्यों नहीं मिला? ढूंढा ही नहीं। ढूंढना ही नहीं हमने। हम आज दिल्ली में बैठे हैं, हाँ। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ नाम की जगह है, हम्म, वहां पे कुछ आर्कियोलॉजिकल वर्क क्यों नहीं हुआ है? हम जानते हैं इंद्रप्रस्थ का लोकेशन क्या है। शुरू करो काम यार, डिग करो, ढूंढो, ढंग से करो, सब मिलेगा आपको वहां पे। आप कुरुक्षेत्र जाओ, वहां कुछ करो। हम लोकेशन तो जानते हैं, ये नाम हजारों वर्ष से है। कुरुक्षेत्र है, गुरुग्राम है जहाँ पे द्रोणाचार्य जी का जन्म हुआ था, इंद्रप्रस्थ है जिसको आज इंद्रपथ बोलते हैं। सारे लोकेशंस हम जानते हैं, लेकिन वहां हम कुछ करना नहीं चाहते। आर्कियोलॉजिस्ट वहां पे कुछ एक्सकवेशन नहीं करेंगे, हमें अप्रूवल नहीं मिलते, हमें ये नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे, वी विल नॉट डू इट। करो, सब मिलेगा, हर चीज मिलेगी। दे आर नॉट विलिंग टू डू इट, ये प्रॉब्लम है। सो लेनिन सिविलाइजेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा और मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि वो आइडिया कहाँ से आ रहा है। जी, आप उसमें मुझे बताएं कि कहाँ पर क्या चीज तर्क में सही है या क्या चीज बिल्कुल ही झूठ थी। जी। आर्यन इन्वेजन, बट कईयों ने लिखा है इन्वेजन नहीं था, माइग्रेशन था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद मैंने भी ना तभी यहाँ पे स्लैश करके लिखा है कि आई वांट टू आस्क यू दिस, इन्वेजन और माइग्रेशन। ये लोग वैदिक संस्कृत लेकर आए, वेदों को भारत में लेकर आए, घोड़ों को लेकर आए, चैरियट्स को लेकर आए। आर्यन जो थे वो लोकल लोग जो थे हमारे, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, तभी व्हाइट से ब्राउन हो गए। हाँ, वो तभी व्हाइट से, जो लॉजिक दिया जा रहा है, व्हाइट से ब्राउन हुए। और एक बेसिक जो आउटलुक है इस पूरी चीज का, हड़प्पन्स ने इंडिया की पहली सिटी बनाई, द्रविडियंस ने इंडियन कल्चर को आगे फॉरवर्ड किया और आर्यंस ने इंट्रोड्यूस किया वैदिक ट्रेडिशन। मैं आगे बाद में आऊंगा, पहले आप इसको बस्ट कीजिए। जी देखिए, ये सब जो चीजें आपने बताई, दीज आर द बेसिस। ये पूरा बेसिस है आर्यन इन्वेजन / माइग्रेशन थियरी का। तो आर्यन इन्वेजन थियरी 19वीं शताब्दी में उसको पुट फॉरवर्ड किया मैक्स मिलर ने, जो एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे। मेरे हिसाब से कभी भारत आए भी नहीं, ठीक है। उन्होंने ये थियरी प्रपोज की, और सभी ने वेस्ट में सभी ने उसको अडॉप्ट किया। तो इस थियरी के हिसाब से एक इन्वेजन हुआ था भारत का लगभग 1500 BC के आसपास। ओके, उसके पहले भारत में संस्कृत नहीं था, भारत में वेद नहीं थे, भारत में सिर्फ द्रविडियन सभ्यता थी अपेरेंटली, ये कहा जाता है। और फिर ये आर्यंस आए, उन्होंने नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में अपना कब्जा किया और फिर उन्होंने अपेरेंटली वेद बनाए। ओके, अब अगर आप वेद पढ़ेंगे, कितने इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स आइडियाज है इसमें। ये जो जंगली लोग सेंट्रल एशिया से आए, जो नोमैड्स थे, उनके दिमाग में इतने इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड आइडियाज एक सप्ताह भर में आ गए क्या? भारत में आते ही, भारत का पानी पीते ही, डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो ये पहली बात है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी पुट किया। फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं, जो ये जो हिस्टोरिकल थ्योरीज के प्रूफ ढूंढते हैं आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, उन्होंने बहुत ढूंढा भारत में, बहुत खोज की भारत में कि भाई ये इन्वेजन का प्रूफ कहाँ मिलेगा। अगर किसी देश के ऊपर आक्रमण होता है, इन्वेजन होता है, तो आपको उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे, बैटल्स के साइट मिलेंगे आपको, जहाँ पे बहुत सारे बैटल हुए थे, जहाँ पे बहुत सारे वेपन्स टूटे फूटे होंगे, जहाँ पे डेड बॉडीज मिलेगी आपको, मैसेकर्स वाले साइट्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज को आप डालेंगे जमीन में एंड सो ऑन। और अचानक से कल्चरल रिकॉर्ड चेंज होना चाहिए, मतलब आर्किटेक्चर चेंज होना चाहिए एक सर्टन एज के डेट के बाद। ये सारे क्लियर साइंस होते हैं ऑफ एन इन्वेजन, और दूसरी जगहों में दुनिया में बहुत देखने को मिलता है। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो भारत में ये एग्जांपल्स, दी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढा इन्होंने, कुछ भी नहीं मिला। आज तक ढूंढ रहे हैं, आज तक एक भी एविडेंस नहीं मिला है ऑफ एन इन्वेजन।
तो फिर क्या करना पड़ा इनको कि दे हैड टू रिफ्रेम द थियरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये थियरी थोड़ी मॉडिफाई करते हैं। इन्वेजन नहीं था, माइग्रेशन था। वो पीसफुली माइग्रेट हो गए भारत में, और समहाउ उन्होंने पीसफुली माइग्रेट होने के बाद अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना रिलीजन थोप दिया भारत के लोगों के ऊपर। लेकिन अगर माइग्रेशन होता है तो भी आपको कल्चरल चेंजेस दिखेंगे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। नई कल्चरल प्रैक्टिसेस मिलेगी आपको वंस अगेन आर्किटेक्चरल रिकॉर्ड में आपको आर्किटेक्चरल चेंजेस मिलेंगे। एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में ट्रांजिशन होता है, उसके आपको एविडेंस मिलेंगे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। वंस अगेन कुछ नहीं है। तो फिर इन्होंने फिर से इसको मॉडिफाई किया। अब कह रहे हैं कि देयर वर मल्टीपल वेव्स ऑफ स्मॉल माइग्रेशंस। उसका भी कहाँ एविडेंस है? नहीं है एविडेंस। फिर वो जेनेटिक्स के साइंस में जाते हैं और वहां से वो एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई एक एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन लोग थे और एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन लोग थे जिनके जेनेटिक्स अलग है और वो मर्ज हो गए, और एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस सेंट्रल एशिया से आए थे, उनके अंदर स्टेप एंसेस्ट्री है इन ऑल दैट। लेकिन अगर आप वो जेनेटिक्स पेपर्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल नरसिम्हन, उनका जेनेटिक्स पेपर है, वो टाइमलाइंस बिल्कुल मैच नहीं होती है उनके। उसके लिए आपको टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा बैक एंड फोर्थ टू कम टू द कंक्लूजंस दैट दे हैव रीच्ड। तो जेनेटिक एविडेंस भी इट डजंट होल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, देखिए, मैं अगर अंग्रेजी बोलता हूं, मैं तो भारतीय हूं, मैं अगर अंग्रेजी बोलता हूं तो क्या मेरे जेनेटिक्स चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं हिंदू हूं, अगर मैं किसी और रिलीजन को मैं कन्वर्ट होता हूं, क्या मेरे जीन्स चेंज होंगे? नहीं होंगे, राइट? तो जेनेटिक्स और लैंग्वेज में क्या कनेक्शन है? जीरो कनेक्शन। जेनेटिक्स और रिलीजन में क्या कनेक्शन है? जीरो कनेक्शन। सो हाउ कैन यू कोरिलेट जेनेटिक्स with a change with the introgression of new language and new religion in India? There is no connection. देखिए, भारतवर्ष इतना बड़ा महान सब कॉन्टिनेंट था, the largest economy in the world for thousands of years. Okay, and Angus Maddison ने 2000 वर्ष का प्रूव किया है कि इंडिया was the largest economy in the world. At least 1/3 of the world's GDP भारत में था जी, और उसके पहले और भी होगा, more than 1/3, maybe half. तो भारत इतना रिच था, इतना प्रॉस्परस था और पीसफुल था। हम कोई जंगली तो थे नहीं। तो अगर देखिए, आज यूएस हर कोई क्यों जाता है? क्योंकि इतना हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहां पे। तो उस समय भारतवर्ष ये था, और दुनिया भर के लोग आते थे भारत में बसने के लिए, ट्रेड करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली जेनेटिक इन्फ्लक्स तो होगा ही भारत में, नेचुरल बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई भाषा बाहर से आई, हमारा रिलीजन बाहर से आया, राइट? तो देयर इज नो एविडेंस of multiple waves of migration, ये वो, and you cannot correlate these things with religion and भाषा, right? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे हम किसी भी सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे हड़प्पन की बात करें, ड्रविडियन की बात करें या आर्यन की बात करें, अब हम ये बोल रहे हैं, आइडिया ये है कि भारत इनसे नहीं है, भारत पहले से एग्जिस्ट करता था, हमारे पास अपना फूड, कल्चर, लैंग्वेज थी। तो ये जो सिविलाइजेशन है, हम इसको तो मानते हैं कि ये आई या नहीं आई, ये इसको मानते नहीं मानेंगे? कौन सी? चाहे हड़प्पन है, ड्रविडियन है और आर्यन है, ये आए या नहीं आए? देखिए, आर्यन सिविलाइजेशन का नाम की कोई चीज नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, ठीक है। और जो देखिए, इंडिया में, भारत में, सेंट्रल एशिया से कभी कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा इन्फ्लक्स हुआ होगा, उनका सिविलाइजेशन हमें पता भी नहीं क्या था। ओके, जो आए होंगे, जो फॉर एग्जांपल गांधार, जो मतलब आज का अफगानिस्तान, उसके नॉर्थ से हमारा ट्रेडिंग होता था। तो दे वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अस, वी विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। हम एक सिविलाइजेशन थे, अभी भी है। एंड सिविलाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कल्चर, नॉट एन इंपोर्टर ऑफ कल्चर। क्यों करेगा भाई? हमारे पास ऑलरेडी इतना है, तो हम क्यों कहीं और से लेंगे? एग्जैक्टली। तो ये तो पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये द्रविडियन शब्द आजकल ने पिछले 100 साल से बहुत इन वोग है। द्रविडियन मतलब आर्यन वर्सेस द्रविडियन। भारत में 2 रेस है, एक द्रविडियन रेस है, एक आर्यन रेस है। ये आइडिया कहाँ से निकला? अगर आप हमारा जो लिटरेचर है भारत का, जो हजारों वर्ष पुराना है, उसको पढ़ेंगे, आपको कहीं भी मिलेगा क्या ये डाइकोटोमी आर्यन द्रविडियन? आप संस्कृत लिटरेचर पढ़िए, आप सातवाहना पीरियड का लिटरेचर पढ़िए, आप तमिल लिटरेचर पढ़िए जो बहुत हजारों वर्ष पुराना है, आपको कहीं भी ये शब्द मिलता है क्या? द्रविडियन। ये एक नया शब्द इन्होंने इन्वेंट किया है टू आर्टिफिशियली डिवाइड इंडियंस।
किसने किया? रॉबर्ट कॉल्डवेल ने, जो एक क्रिश्चियन मिशनरी थे। ओके, उन्होंने ये नया आइडिया क्रिएट किया, और उस आइडिया को लेकर आज पॉलिटिक्स बहुत होता है, बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डिवाइड एंड रूल, ऑफ कोर्स, है ना जी। तो हम भारत को डिवाइड करेंगे, आर्यन एंड द्रविडियन, और सो कॉल्ड अपर क्लास कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट। भारत को डिवाइड करना है, टुकड़े करने। आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज अ ग्रेट डिवाइडिंग टूल, अ ग्रेट टूल फॉर क्रिएटिंग डिविजन्स इन इंडिया। तो द्रविडियन नाम का कोई रेस नहीं है, हम सब भारतीय है। अगर आप जेनेटिकली देखेंगे तमिलनाडु के लोगों को और पंजाब के लोगों को, दिखने में अलग शायद दिखेंगे। तमिलनाडु के लोग हजारों वर्षों से सदर्न इंडिया में रह रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा यूवी रेज आते हैं, वहां पे ज्यादा सनलाइट है, तो नेचुरली स्किन डार्कन होगी। लेकिन अगर आप जेनेटिकली देखेंगे, यू कैन नॉट, अगर आपको मैं 2 जेनेटिक सैंपल्स देता हूं और आपको पता नहीं कौन सा कौन है, यू कैन नेवर टेल हु इज साउथ इंडियन, हु इज नॉर्थ इंडियन। हम एक ही है, मोतिया मुरलीधरन, इमरान खान। अगर मैं आपको उनके जेनेटिक सैंपल्स दूंगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन नॉर्थ इंडियन है, कौन साउथ इंडियन है। एक्चुअली एक श्रीलंकन, एक पाकिस्तानी है, सेम थिंग। ये बात है, जेनेटिकली हम एक ही लोग हैं। और एक और चीज है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, जिसको मीडिया में कहा जाता है R1 जीन, सॉरी आर्यन जीन। वो एक जेनेटिक हैप्लो ग्रुप है, मतलब जेनेटिक मेल वंश है, लीनिएज है। तो ऐसा कहते हैं कि ये आर्यन जीन है। लेकिन ये जो जेनेटिक सिग्नेचर है, इट इज फाउंड इन हायर क्वांटिटीज इन सम ट्राइबल ग्रुप्स इन साउथ इंडिया। तो ये तो आर्यन नहीं है यार, ये तो क्लासिकल आपके द्रविडियन है। तो हाउ कम दे हैव मोर ऑफ दिस? जो R1A जेनेटिक फैमिली है, उसके 2 एपी सेंटर्स है ग्लोबली। एक इंडिया में है, दूसरा ईस्टर्न यूरोप में है। मतलब ये सब जो लोग हैं जिनके पास ये जेनेटिक म्यूटेशन है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम वंश। मतलब इट ऑल ये जो R1A का जो म्यूटेशन है, वो कुछ लगभग 20-25 हजार वर्ष पहले सबसे पहले हुआ था एक पुरुष में। ओके। और जो भी लोग के पास आज ये म्यूटेशन है, वो सब उस एक पुरुष के वंशज है। ओके। तो आधे भारत में है, आधे यूरोप में है। ओके। तो मे बी दैट मीन्स कि भाई यूरोप से आए थे, और मे बी दैट मीन्स कि हम वहां से यहाँ से वहां गए थे। या तो ये सब है। अभी अगर हम एंटीक्विटी की बात करते हैं, भाई आपने कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, मैं वहां उस पे जाने से पहले आई जस्ट वांट वन लिटिल क्लैरिफिकेशन। हड़प्पन पे जाने से पहले जी, हम ये कह रहे हैं कि जो द्रविडियन है और जो आर्यन है, हाँ जी, ये चीजें कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, ये मिथ है। आइडिएशन ये है कि एक समय था, एक टाइम पीरियड था, जब एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल कहीं बाहर से भारत में आते हैं, और वो एक द्रविडियन थ्योरी बन जाती है, जिसमें हम बोलते हैं कि बहुत एक ग्रुप में लोग रह रहे थे, और वो भारत में मेजॉरिटी में रह रहे थे। अपनी उन्होंने सिटीज बनाई, अपना शहर बनाया, और आगे चलकर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो थे तो उनके बच्चे आए और उनके बच्चों से आगे आते रहे। तो जो द्रविडियन थे, तो हमने बोला कि भारत में जितने भी लोग हैं वो सब द्रविडियन से आ रहे हैं। और एक आइडिएशन ये आई कि जो आर्यन इन्वेजन है, क्योंकि जो आर्यंस आए उसी तरीके से कि जब द्रविडियन सिविलाइजेशन जो कहते हैं वो खत्म हो गई, तो जब आर्यन इन्वेजन हुआ, फिर आगे वो जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है कि उन्होंने आगे बच्चे किए, तो जो पूरा भारत है सब आर्यंस हैं। आप ये कह रहे हो कि ये दोनों थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि पहले से जो भारत था, इनसे भारत नहीं हुआ, हमारे अपना ही एक प्रोडक्शन चल रहा है और हमारे ही अपने लोग हैं। क्या इसका कोई प्रूफ हमें डीएनए से मिलता है कहीं से? जी, लेट मी गो बैक टू द बिगिनिंग। मैं शुरुआत से ये कहानी बताता हूँ। ये बात सही थी नहीं सही थी जो मैंने बोली? ये एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट यही है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ, लगभग 70,000 वर्ष पहले एक आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था। ये जेनेटिक एविडेंस दिखाता है। देखिए, कल उससे अच्छा जेनेटिक एविडेंस आएगा या कोई और एविडेंस आएगा विच सेज समथिंग एल्स, मैं मानूंगा उसको। लेकिन आज सबसे रोबस्ट साइंटिफिक थ्योरी ये है कि लगभग 70,000 वर्ष पहले, लगभग मे बी 85,000 ईयर्स अगो, मे बी 60,000 ईयर्स अगो, लेकिन लेट्स से 70,000, उस समय एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ लोग अफ्रीका के बाहर आए। होमोसेपियंस थे वो। ओके, और उन्होंने बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है रेड सी और अरेबियन सी के बीच में, वहां से क्रॉसिंग किया मोस्ट लाइकली, और फिर वो यमन से जाते हुए नॉर्थ गए, और फिर ईरान जो आज का है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मोस्ट लाइकली वहां से क्रॉस किया, और फिर फर्दर ईस्ट गए और वो भारत में आए। और भारत में उनको पहली बार ऐसी जगह मिली जहां पर इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, जहां पे बहुत सारा पानी है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आप कितना भी बड़ा पॉपुलेशन कर लो, आप भूखे नहीं मरोगे। तो भारत में जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन जो हुआ,
जो माइग्रेंट्स थे उन्होंने भारत में सबसे पहले एक फाउंडर्स जोन क्रिएट किया। ये लगभग 70,000 ईयर्स पहले की बात है, मे बी 80,000 ईयर्स पे, क्योंकि एक सुपर वॉल्केनो एक इरप्शन होता, तोबा वॉल्केनो इरप्शन लगभग 80,000 साल पहले। और अब हमारे पास एविडेंस है कि उसके पहले और उसके बाद ह्यूमन हैबिटेशन था भारत में। सो लगभग 80,000 साल पहले की बात हो सकती है। तो तब से भारत में होमो सेपियंस रह रहे हैं और उनके डिसेंडेंट्स हम हैं। और जेनेटिक, आपने पूछा जेनेटिक एविडेंस क्या है, मैंने हैप्लो ग्रुप की बात की। लेट मी फर्स्ट डिफाइन हैप्लो ग्रुप क्या होता है। ए हैप्लो ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह है जिनके पास एक स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन है उनके डीएनए में, ठीक है। तो सबसे पुराना हैप्लो ग्रुप क्या होगा, ए होगा ना, ओके ए, सो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, एटसेट्रा। तो सबसे पुराना नॉन अफ्रीकन हैप्लो ग्रुप है, मेल हैप्लो ग्रुप, उसका नाम है हैप्लो ग्रुप एफ, और ये भारत में उत्पन्न हुआ था। तो सबसे पुराना फाउंडेशन जोन या सेटलमेंट जोन ऑफ आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन इज इंडिया, भारत, और ये लगभग 60,000 ईयर्स पुराना हैप्लो ग्रुप है। और बाकी सारे 95% ऑफ नॉन अफ्रीकन हैप्लो ग्रुप्स इस हैप्लो ग्रुप एफ के नीचे आए, उसमें से उत्पन्न हुए हैं। तो यही आपको सिंपली प्रूव करके देता है कि सबसे पुराने ह्यूमन पॉपुलेशंस जो अफ्रीका के बाहर थे वो भारत में सबसे पहले थे, और यहां से हर कोई गया अलग अलग दिशा में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यूरोप, एशिया, चाइना, हर कोई यहां से गया। तो सबसे पुराना ह्यूमन पॉपुलेशन आउट ऑफ अफ्रीका भारत में था। और तो मतलब भारत की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग 70,000 वर्ष से हम रह रहे हैं। यानी अफ्रीका में आप कह रहे हो इंसानों की शुरुआत, एग्जिस्टेंस जो शुरू होती है, होमो सेपियंस, एविडेंस जो है वो अफ्रीका का है। और आप कह रहे हो जो अफ्रीका से बाहर जब पहली बार इंसान कहीं पर गया है तो वो भारत में गया। बिल्कुल 100% एविडेंस है इसका एविडेंस है। यस। भारत ही क्यों, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि देखिए, वो जो मेरे पास मैप नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए, वरना मैं दिखाता आपको। मैप्स खोल ले, क्या दिखाइए। हाँ, तो देखिए, जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ, ओके, तो ये बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है, द स्ट्रेट ऑफ टीयर्स कहते हैं आज, यहाँ पे लगभग इस एरिया में यहाँ पे से हुआ था मोस्ट लाइकली। ओके, दैट इज द बेस्ट एस्टिमेट वी हैव। लगभग 4 लाख वर्ष पहले जो सबसे पुराना एविडेंस है होमो सेपियंस का, वो नॉर्थ अफ्रीका में मिलता है, समवेयर इन नॉर्थ अफ्रीका। फिर लगभग 80,000 वर्ष पहले या समथिंग लाइक दैट ये माइग्रेशन हुआ। एक छोटा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स था, 1000 से कम लोग थे, वो यहाँ से निकले। और फिर देखिए, आप यमन पहुंचते हैं तो दे वेंट ईस्टवर्ड्स गए, क्योंकि उस समय कोस्टल रीजन्स में ग्रीनरी थी। बहुत कम, छोटा सा इलाका था कोस्टल एरियाज में ही, जहाँ पे थोड़ा बहुत पेड़ पौधे थे। तो दे हैड, और इस तरफ जो वेस्ट में कुछ नहीं था, ऐसा सब रेगिस्तान था, डेजर्ट था। तो दे हैड टू कीप गोइंग ईस्टवर्ड्स इन द होप कि हमें कोई बड़ी जगह मिले जहाँ पे हम बस सके। तो फिर वो वेस्ट गए, फिर नॉर्थ गए, यहाँ से उन्होंने शायद क्रॉस किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ओके, फिर वापस वेस्ट में उस समय ग्रीनरी नहीं थी, ईस्ट में थी, छोटी। तो जाते वो भारतवर्ष पहुंच गए। और ये भारतवर्ष इतनी बड़ी जगह है जहाँ पे हजारों नदियां हैं और हर जगह जंगल है, पेड़ पौधे, यहाँ पर वो बच सके। तो ये सबसे ओरिजिनल फाउंडर जोन है आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेंट्स का, और यहाँ पे वो पॉपुलेशन बढ़ा सके। तो फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि भारत से हर जगह, हर दिशा में छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ गए, और इस तरह से पूरा का पूरा जो यूरेशिया है वो पॉपुलेट हुआ, और इवेंचुअली अमेरिकाज भी पॉपुलेट हुए। तो भारत से बाहर जाने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, एवरीबॉडी वांट्स टू ट्रैवल ना। वो सब में वो होता है, वो अर्ज सब में नहीं होता है, कुछ लोगों में होता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो कहीं और जाते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। मे बी हम जानते नहीं क्यों गए, बट आई एम जस्ट गेसिंग कि हम ह्यूमंस जो है वो हम बहुत एडवेंचरस स्पीशीज है। हम एक जगह बस के बैठना, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जगह बैठ के बसना नहीं चाहते। तो आप जो कह रहे हो कि अगर उस टाइम पर हम ये थॉट लेकर चलें कि इंडिया से लोग मान लो यूरोप, अमेरिका कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तो उस जगह के क्लाइमेट के हिसाब से उनका रंग रूप वैसा बना। जैसे कोई अमेरिका चला गया तो वाइट बन गया, कोई ऐसी ठंड की जगह में गया तो ऑब्वियसली उसका कंप्लेक्शन बहुत फेयर हो गया। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली। एक स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट स्किन। वो लगभग 7-8 हजार वर्ष पहले ही उत्पन्न हुआ था। उसका ओरिजिन प्लेस मोस्ट लाइकली भारत है या मिडिल ईस्ट है।
Oh. हाँ, ओके, SLCAS समथिंग, वो कुछ उसका नाम है उस जेनेटिक म्यूटेशन का. Okay. So even that comes from here. Hmm. The genetics for blue eyes and light hair also is part of that. Okay. तो ये सब बहुत recent चीज है. अगर आप 8,000 वर्ष पहले का यूरोप देखोगे, वहां पे डार्क स्किन लोग थे. यूरोप में. Oh. देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, एक बहुत फेमस इंडिविजुअल है जिसको बोलते हैं चेडर मैन. चेडर, CHEDDAR, चेडर मैन. वो एक पुराना इनहैबिटेंट था ब्रिटिश आइलैंड्स का. उसका अगर आप विकिपीडिया में या गूगल में उसका चेहरा देखेंगे, बेस्ड ऑन हिज जेनेटिक प्रोफाइल, उसके ब्लू आइज है लेकिन डार्क स्किन है. लाइक सीरियसली डार्क स्किन. जिन लोगों ने स्टोन हेंज बनाया, स्टोन हेंज मानो ना, बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है, नियोलिथिक मॉन्यूमेंट, वो सब लोग डार्क स्किन थे, व्हाइट नहीं थे. तो ये जो व्हाइट पॉपुलेशन आया ना, वो कहीं और से आया, यूरोप से नहीं आया, उस समय के यूरोप से, वो या मे बी समवेयर इन इंडिया और मिडिल ईस्ट से वेस्टवर्ड्स गया वो. ये बहुत इंटरेस्टिंग जेनेटिक हिस्ट्रीज है ऐसी. इट काइंड ऑफ अपएंड्स व्हाट वी बिलीव, राइट, कि व्हाइट स्किन यूरोप से आई. नहीं, व्हाइट स्किन यूरोप से नहीं आई, कहीं और से आई. मोस्ट लाइकली नियरर टू इंडिया देन फार फ्रॉम इंडिया, एंड इट वेंट वेस्टवर्ड्स. और भारत में आज अगर आप देखेंगे तो आपको हर प्रकार का स्किन टोन मिलेगा, फ्रॉम प्योर व्हाइट टू प्योर ब्लैक, सब मिलेगा आपको. भारत में आउट ऑफ अफ्रीका को छोड़ के पूरे विश्व में सबसे अधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ है? भारत में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. तो दैट इज द सिचुएशन. अब हम ये आइडिया में आ गए हैं कि इंसान अफ्रीका से इंडिया माइग्रेट करके, हाँ जी, यहाँ पे कल्चरल रिफॉर्म्स हुई और यहाँ पर एक रहने का तरीका बना, राइट. सो हम ये कहते हैं कि अब जैसे मैं कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पे वो नेचर को वर्शिप करते थे. ऐसे सी शेल्स होते थे जिसमें योगिक फिगर्स होती थी एनिमल्स के साथ. अब उसमें लिखा था कि ये हो सकता है कि वो भगवान शिव का ही एक रूप हो. हाँ जी. और बट देयर इज नो एविडेंस, बट ऑफ कोर्स ग्रेट बाथ्स, फायर ऑल्टर्स, क्या ये रेलेवेंस हिंदुइज्म से मैच करते हैं? जी, पहली बात अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमें सिखाया जाता है कि ये कोई अलग संस्कृति थी, अलग सभ्यता थी, जो उस समय थी और फिर गायब हो गई, और आज हम हैं एंड वी हैव नो कनेक्शन विद दैट. ये बिल्कुल झूठ है, कंप्लीट लाई है. वी आर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन. पहली बात तो ये. दूसरा, जैसे आपने कहा कि सी शेल्स मिलते हैं और अलग अलग आपको टैबलेट्स मिलेंगे, क्ले टैबलेट्स या फिर स्टेटाइट टैबलेट्स, जिनके ऊपर ह्यूमन फिगर्स है, जिसको एसोसिएट करते हैं विद भगवान शिव. क्या ये सच है? तो आपको एक पैटर्न मिलेगा इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, जो बहुत फेमस फिगर की आप बात कर रहे हो, जिसको जैसे कहा जाता है पशुपति, जिसमें एक फिगर है, ह्यूमन फिगर, जो क्रॉस लेगेड बैठा है और उनके आजू बाजू बहुत सारे पशु है. आपको वही इमेज, वही आइकोनोग्राफी गुप्ता पीरियड में मिलेगी. आपको अलग अलग टाइम पीरियड्स में वही मिलेगा जो हड़प्पन पीरियड में सबसे पहले पाया गया. आपको ये, इसको बोलते हैं कल्चरल कंटिन्यूटी. और जो गुप्ता पीरियड में उस प्रकार का जो फिगर था, वो भगवान शिव ही थे और कोई नहीं थे. इट इज द सेम इमेजरी, द सेम आइकोनोग्राफी दैट इज कंटिन्यूइंग. और जो हड़प्पन पीरियड है, उसमें आपको शिवलिंग भी मिलते हैं, आपको नंदी और त्रिशूल भी मिलता है, जो आप भगवान शिव के साथ जो योगा एसोसिएटेड है, ही इज द फर्स्ट योगी. आपको योगा के फिगर्स मिलते हैं. तो ये सब कल्चरल कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल्स है. हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में लगभग 9.5 या 10,000 वर्ष से एक ही कल्चर चलता आया है. एंड वी कैन सी द कल्चरल कंटिन्यूटी इन द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड. अगर आप 5,000 वर्ष पुराना लेयर देखोगे, आपको जो आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे वहां पे, उनका क्या कल्चर है, इट इज कनेक्टेड टू आवर कल्चर. अगर आप 8,000 वर्ष पहला पुराना देखोगे, वहां पे भी आपको वही कल्चर दिखेगा इन अ स्लाइटली ओल्डर फॉर्म. तो एक ही कल्चर चला आया है भारत में, अचानक से कोई नया कल्चर कभी आया ही नहीं है अंटिल द लास्ट 1,000 ईयर्स. सो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले से ये चीजें मौजूद थी. हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले क्या था हम जानते नहीं है. देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे हिस्ट्री का एक फेज है. वो भारतीय सिविलाइजेशन ही है. उसको आज हमने वो टैग दिया, ये नाम दे दिया, बट वो है, हम उसको कहेंगे कि भारत का ही वो इतिहास है. हाँ, तो आप ये पूछ रहे हैं कि उसके पहले क्या हमारा कल्चर था एटसेट्रा. भाई, हमारे ASI को पूछो, उन्होंने कुछ आर्कियोलॉजिकल वर्क किया ही नहीं है. आपको पता है, देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने बात नहीं की है, वो है सरस्वती नदी.
हमें हमारे वेदों में, हमारे टेक्स्ट्स में बहुत मेंशंस है, महाभारत में भी है, रामायण में भी है, कि एक महान नदी थी वेस्टर्न भारत में, सरस्वती नाम की। और हमें हिस्टोरियंस कहते रहे पिछले 150 साल से कि आप लोगों के सारे टेक्स्ट्स जो है वो मिथ है, मिथ्या है, ऐसी कोई नदी थी ही नहीं। वो मिल गई हमें, महान, सबसे महानतम नदी थी वो। जो सप्त सिंधु रीजन है अपना, वहां पर आज 6 नदियां हैं, लेकिन एक और नदी का आपको पैलियो चैनल मिलेगा। पैलियो चैनल मतलब ड्राई रिवर बेड, जो कुछ कुछ जगह पे 2-3 किलोमीटर वाइड है। और ये नदी नॉर्थ इंडिया में अभी भी जीवित है, उसे कहते हैं घग्गर हाकरा, और ये मॉनसून में काफी बड़ी हो जाती है। तो हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में सरस्वती के बहुत मेंशंस हैं, ओके, बहुत बार सरस्वती का नाम लिया जाता है। और ऐसा ऋग्वेद में ऐसा कहा कि सरस्वती एक ग्लोरियस नदी थी, लाउडली रोरिंग नदी थी, मदर ऑफ फ्लड्स थी, एटसेट्रा। तो क्लियरली ये बहुत ही बड़ी नदी की बात कर रहे हैं ऋग्वेद में। और वो नदी तो फिजिकली तो थी, वो हम जानते हैं, आज नेचर में भी इसके पेपर्स पब्लिश हुए हैं, सो देयर इज नो डाउट टुडे कि द रिवर एग्जिस्टेड। रामायण में भी इस नदी के बारे में बोला जाता है। महाभारत में अगर आप पढ़ेंगे तो सरस्वती नदी ड्राई हो रही है, खत्म हो रही है, ओके। और फिर बाद में सरस्वती के मेंशंस खत्म हो जाते हैं। तो ऋग्वेद में क्लियरली एक ऐसा फेज के पीरियड, एक टाइम पे लिखा गया था जब नदी बहुत बड़ी थी। तो हम जानते हैं नदी कब बड़ी थी और कब छोटी होने लगी। लगभग 6000 बीसी के आसपास भारतीय रेनी सीजन जो है ना, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, और तब से सरस्वती नदी का डिक्लाइन शुरू हुआ। तो हम जानते हैं when was the last time the river was in her prime, 6000 बीसी के आसपास। तो क्लियर देखिए, एक बहुत बड़ा क्रोनोलॉजिकल इश्यू है कि ऋग्वेद कब लिखा गया था। आपके जो आर्यन इन्वेजन वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि आफ्टर 1500 बीसी, क्योंकि 1500 बीसी के पहले तो आर्य थे ही नहीं भारत में। तो इन्होंने ये नदी के बारे में इतना कैसे लिखा, क्योंकि 1500 बीसी के आसपास तो नदी गायब हो गई थी सदर्न हाफ में, है ना। सो क्लियरली ये जो ऋग्वेद है, जो विश्व का सबसे पुराना टेक्स्ट है, इट वाज क्लियरली रिटन क्लोजर टू 6000 बीसी देन टू 1500 बीसी। मैं नहीं कह रहा कि 6000 बीसी में लिखा, मे बी 5000 बीसी में लिखा होगा, वी नॉट श्योर, लेकिन क्लोजर टू 6000 बीसी देन टू 2000 बीसी और 1500 बीसी, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं बेस्ड ऑन दी टेक्सचुअल एंड जियोलॉजिकल एविडेंस। क्योंकि सरस्वती नदी का जो डिसअपियरेंस है वो एक जियोलॉजिकल इवेंट है, उसका उससे किसी चीज से लेन देन नहीं, हिस्ट्री से लेन देन नहीं। तो आप देखिए, हमारा सिविलाइजेशन इतना पुराना है कि जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं हमारे सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में, कि नदी आती और जाती है, नदी पूरी गायब हो गई धीरे 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 धीरे, 4-5 हजार वर्ष लगे उसको गायब होने में। तो इतना पुराना है हमारा सिविलाइजेशन, राइट। और ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में, वैदिक संस्कृत। वो लगभग मे बी 6000 बीसी के आसपास लिखा गया। जो सबसे पुराना हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट है वो हरियाणा में है, उसका नाम है भिराना। वहां पे कार्बन डेटिंग किया कुछ अवशेषों का 7500 बीसी, मतलब आज से 9500 वर्ष पहले का। और जो सरस्वती नदी है उसका जो ड्राई रिवर बेड है, उसके दोनों किनारों पर हजारों आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, एटलीस्ट 2000, लेकिन आज तक किसी ने उसको एक्सकेवेट किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। अगर उन सब का एक्सकेवेशन हम शुरू करेंगे प्रॉपरली साइंटिफिकली, तो सोचिए हमारा सिविलाइजेशन का एज कितना पुराना हो जाएगा। आपने पूछा ना कि हड़प्पन पीरियड के पहले क्या था, वी डोंट नो। हमारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने कुछ, दे हैव नॉट बॉदर्ड टू लुक इनटू दिस। वो सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करने में काम कर रहे हैं, बस ये प्रॉब्लम है। सो हमारा इतिहास 98% छुपा हुआ है आज भी, स्पेशली पुराना इतिहास। देखिए हमारे पास ये सब शब्द, ये सब शहर, पुराने शहर है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, रखीगढ़ी, भिराना, ये नाम जो हमने दिए ना वो आज के नाम है। उस समय में उनके नाम क्या थे वो हम जानते ही नहीं है। सोचिए हम जानते नहीं है इतना। जो सरस्वती सिंधु एरिया जो था 6000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब पूरा अर्बनाइज्ड फेज था भारतीय इतिहास का, वो जो पूरा जो लैंड एरिया है, इट इज ग्रेटर देन इजिप्ट प्लस मेसोपोटामिया पुट टुगेदर। हमें कहा जाता कि इजिप्ट बहुत महान सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, बेबीलोन ये सब बहुत महान था। इजिप्ट का लैंड एरिया लीजिए, मेसोपोटामिया का लैंड एरिया लीजिए, दोनों को कंबाइन कीजिए, फिर भी बहुत कम है सरस्वती सिंधु एरिया से। उसमें इतनी बड़ी हमारी सभ्यता थी।
वो हमारे ही पूर्वज थे, वो कोई बाहर के लोग नहीं थे, या हम कोई आर्य नहीं है जो बाहर से आए, हमारे ही पूर्वज थे वो लोग। तो मेरा प्रश्न ये है कि इतने सारे शहर उन्होंने बनाए, इतने सारे नगर उन्होंने बनाए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स थे, ग्रिड, अगर आप मैनहट्टन जाएंगे, अगर आप यूएस में जाएंगे, न्यूयॉर्क, तो आपको सिटीज मिलेगा, ग्रिड स्ट्रक्चर में लेआउट मिलेगा, वो यहाँ से आया भाई। वो अगर आप राखी गढ़ी देखेंगे, अगर आप कालीबंगान देखेंगे, ग्रिड स्ट्रक्चर है। ओके, ये साइंटिफिक टाउन प्लानिंग की बात हो रही है, वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स था। एक और बात है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक गल्फ ऑफ खंबात रीजन है ना, गुजरात के साउथ में, वहां पे स्टडी सर्वेज हुए हैं, मैरीटाइम सर्वेज, वहां पे एक बंच ऑफ अंडर वाटर सिटीज है जो आज समुद्र के नीचे है, समुद्र के तल पर है। एक शहर नहीं है, एक साथ बहुत लाइक 5-6 शहर है जो एग्जैक्टली उस ग्रिड स्ट्रक्चर में लेड आउट है, लेकिन वो समुद्र के बॉटम पे है, गल्फ ऑफ खंबात के समुद्र के बॉटम पे। अभी हम जानते हैं कि अगर लगभग 11 या 13 हजार वर्ष पहले आइस एज था। जब आइस एज होता है तो समुद्र के लेवल्स नीचे होते हैं, राइट, और आइस एज के खत्म होने के बाद समुद्र के लेवल, क्योंकि आइस सारा मेल्ट हो गया दुनिया भर में, इसलिए समुद्र के लेवल्स ऊपर आ गए। तो आज हमारा कोस्ट लाइन ऐसा है, लेकिन 10,000 वर्ष पहले हमारा कोस्ट लाइन अलग था, काफी और हमारे पास जमीन थी। तो द लास्ट टाइम दोज सिटीज वेयर अबव वाटर वाज मोर देन 10,000 years ago। वो भी हमारे ही पूर्वज थे जिन्होंने ये सब बनाया। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है। फ्रांस में काली माता की पूजा होती है। हाँ जी, सरप्राइज्ड? या आपको बोलता हूँ क्या स्टोरी है इसके पीछे, ये इट्स अ बिग स्टोरी। देखिए, हम जानते हैं कि पिछले 1000 वर्ष में हमारा भारतवर्ष वो धीरे धीरे तुर्कों के कब्जे में आ गया। शुरुआत हुई गांधार से, जिसको आज हम कहते हैं अफगानिस्तान। वो गांधार था, गांधारी वहां से आई थी, वो हमारे ही सिविलाइजेशन का एक हिस्सा था, नॉर्दर्न हिस्सा। वहां पे आपको हिंदू, बुद्धिस्ट सब अवशेष मिलेंगे। वहां के जो लोग थे उनका वही धर्म था, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, वो सब, वो हमारे लोग थे। तो शुरुआत हुई गांधार से, वहां पे सबसे पहले तुर्कों ने राज किया, और फिर वहां पे घोरी गजनी है, वो सब बैठे, फिर धीरे धीरे 500 साल लगे, फिर बाकी भारतवर्ष में उन्होंने राज किया, ठीक है। तो जब तुर्क शुरुआत में भारत आने लगे तो उनका ध्येय ये था कि नंबर 1 लूटे, क्योंकि भारत में हर जगह सोना और सब कुछ था। भारत में लाखों मंदिर थे हर जगह, और हर मंदिर में सोना होता था बहुत सारा, क्योंकि लोग डोनेट करते हैं, ठीक है। सोने, इसकी इस पर्टिकुलर बात के क्या एविडेंसेस मिलते हैं? क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि भारत के हर मंदिरों में इतना सोना था, तभी आतंकी आते थे। कईयों, मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि दीवारों के अंदर भी एज अ डेकोर सोना और डायमंड्स लगा दिया जाता था। इसका हमारे पास कहीं एविडेंस है? देखिए, एविडेंस 2-3 आई कैन गिव यू। पहली बात, जब गौरी गजनी, जिसने सोमनाथ को तोड़ा लगभग 1000 वर्ष पहले, उसने सोमनाथ को तोड़ा, और उसने उसका जो क्रॉनिकलर था, जो हिस्टोरियन था उसने लिखा कि इतना सोना उन्होंने लिया सोमनाथ से कि 3 या 4 वर्ष तक उसको टैक्स नहीं लगाना पड़ा अपने लोगों को, पूरे देश में। तो बहुत बहुत सोना सोमनाथ से निकला, ओके, और वो हजारों वर्ष पुराना सोना था जो वहां पे एक्यूमुलेट हुआ था। तो सोमनाथ ऑब्वियसली बहुत बड़ा मंदिर है, अब बहुत ही महान मंदिर है, तो वहां से बहुत सोना निकलेगा। अभी सदर्न इंडिया में, केरला में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, मंदिर है, वहां पे ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गोल्ड इज स्टोर्ड देयर। 3 ट्रिलियन डॉलर्स, नॉट रुपीज, डॉलर्स। वो एक टेम्पल में है। ऐसे टेम्पल्स हर जगह होते थे, लेकिन बाकी सारे टेम्पल्स को लूट लिया गया है, या तो तुर्कों ने लूटा या फिर ब्रिटिश ने लूटा। लेकिन पद्मनाभ स्वामी टेम्पल्स कैसे तो बच गया है। वो वहां का जो रॉयल फैमिली है, दे हैव टू बी थैंक्ड फॉर दिस, कि हमारे पूर्वजों ने जो डोनेट किया वहां पे, उसको लूटने नहीं दिया। सो इट इज स्टिल सेफ, थैंकफुली। तो ये एक रैंडम टेम्पल है, रैंडम तो नहीं है, बहुत महान टेम्पल है, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्परेज इट, लेकिन वन टेम्पल इन इंडिया हैज दिस मच वेल्थ, 3 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गोल्ड। तो ऐसे टेम्पल्स हर जगह थे भारत में, वी नो दैट। सारे के सारे टूटे फूटे मिलते हैं। तो इंडिया वाज सो वेल्दी। लोगों के पास इतना सोना कैसे था? ये उनकी करेंसी थी। देखिए, हम यहाँ पे 70,000 वर्ष जी रहे हैं, हमारे पूर्वज, और 70,000 वर्ष से हम माइनिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। रोम
के साथ हम ट्रेड करते थे। रोमन एम्पायर लगभग 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है, और हमारे पूर्वज उस एम्पायर से ट्रेड करते थे। मेनली हमारे जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो वेस्टर्न इंडिया में था, सौराष्ट्र में एक्सेट्रा। जो महाक्षत्रप थे भारत के, जो स्कीथियंस के डिसेंडेंट थे, वो वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात में राज करते थे, और दे यूज्ड टू बी ट्रेडिंग विद रोम। बाकी ऑब्वियसली पूरे सब कॉन्टिनेंट से ट्रेडर्स आते थे, लेकिन उन पोर्ट से जाते थे। तो हम क्या उनको बेचते थे रोमन्स को? स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, लग्जरी हाई एंड आइटम्स उस समय की, मखमल का कपड़ा, जी जी जी, दुनिया भर की हाई एंड चीजें। और रोमन्स उसके एक्सचेंज में क्या देते थे हमें? गोल्ड। हम इजिप्ट से ट्रेड करते थे, हम मेसोपोटामिया और इन सब सिविलाइजेशन से ट्रेड करते थे। 3000 वर्ष पहले उड़ीसा के ट्रेडर्स साउथ ईस्ट एशिया गए, उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को हिंदुआइज कर दिया धीरे धीरे। तो हम इतना पुराना सिविलाइजेशन है हमारा कि इतना सारा गोल्ड अक्यूमुलेट हो सकता है। और बट गोल्ड प्रेडोमिनेंटली, मतलब ज्यादातर गोल्ड जो है सोना बाहर से ही आया है? नहीं, लगभग वी नॉट एग्जैक्टली श्योर कितना परसेंटेज कहाँ से आया है। हम जानते हैं, अगर आप पद्मनाभ स्वामी टेम्पल देखेंगे, वहां पे कुछ वोल्ट्स को खोला गया है और उसका हिसाब किया गया है, तो वहां पे बहुत सारे कॉइन्स 2000 वर्ष से पुराने हैं। कुछ कॉइन्स तो ग्रीक कॉइन्स और पता नहीं कहाँ के कॉइन्स है, मतलब वहां के लोग यहाँ पे आए और डोनेट किया। तो कुछ डोनेशंस के थ्रू आया है, कुछ ट्रेड के थ्रू आया है, एंड सो मच मोर। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो जिससे नहीं, वो सब जला दिए गए। लगभग 1000 वर्ष पहले हमारी सारी यूनिवर्सिटीज जला दी गई। नालंदा, तक्षशिला, तिलहारा, उदंतपुरी, शारदापीठ, विक्रमशिला, आपको आई कैन गो ऑन। We had universities across the subcontinent. But because I think मुझे इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं, जैसे आई थिंक 18th सेंचुरी में जब टीबी मैकुलर की मिनट्स ऑफ स्पीच थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट इवन फाउंड अ सिंगल बेगर, राइट? आई थिंक वो काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब, तो वहां से मेरे मन में भी था कि जब एक इंग्लिश ऑफिसर कह रहा है कि भारत में कोई भिखारी ही नहीं है, तो इसका मतलब सब ठीक हुए, सबके पास घर हुआ। तो फिर मुझे ऐसे ही फील हुआ कि शायद हमारे पास सोना इतना था कि कईयों, तो मैंने ये भी कहीं सुना कि दरवाजों पे ताला भी नहीं लगाते थे कि चोरी नहीं होती थी। विजयनगर एम्पायर में कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, था ही नहीं? वाह। और ये तो काफी रिसेंट चीज है, विजयनगर कुछ 300-400 साल पहले उसको नष्ट किया गया। तो इतना महान इतिहास है हमारा, और आज कोई जानता नहीं है इसके बारे में, हम पढ़ाते नहीं इसके बारे में। सोचिए, अब उस स्टोरी पे आते हैं जो बता रहे थे कि फ्रांस में काली माता की पूजा। हाँ जी, हाँ। सो तो तुर्कों की हम बात कर रहे थे। तो तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किए बहुत सारे। इनिशियली उनका ध्येय था कि भारत से सोना खींचे, मंदिर तोड़े, सोना निकाले। और दूसरा, स्लेव्स, क्या बोलते हैं हिंदी में स्लेव्स को? गुलाम। तो किस प्रकार के गुलाम चाहिए थे उनको? एक तो मेल्स जो स्किल्ड आर्टिजन्स है, या तो आर्किटेक्ट्स है, या तो स्टोन कार्विंग करते हैं, या फिर इंजीनियर्स है, एटसेट्रा। ऐसे मेल्स चाहिए थे उनको। दूसरा उनको चाहिए थे विमेन एंड चिल्ड्रन। अब उसके बारे में वी अंडरस्टैंड व्हाई, सो वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट। तो उन्होंने बहुत स्लेव्स भारत से निकाले और सेंट्रल एशिया लेके गए, और उनको क्रॉस करना पड़ता था अ बंच ऑफ माउंटेन्स। वहां पे वो माउंटेन्स बहुत ऊंचे हैं, और हमारे जो लोग हैं इंडियन लोग, वो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वी आर नॉट यूज्ड टू द कोल्ड। तो बहुत इंडियंस वहां मारे गए। तो इसलिए उन माउंटेन्स का नाम रखा तुर्कों ने हिंदू कुश, द किलर ऑफ हिंदूज, हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ओके। तो भारत से स्लेव्स को लेके जाते थे, और जो सरवाइव करते थे उनको समरकंद और बुखारा के स्लेव मार्केट्स में बेचा जाता था। तो इवेंचुअली क्या हुआ होगा, ये थियरी है, हमारे पास 100% एविडेंस नहीं है। थियरी ये है कि मे बी दे टुक टू मेनी स्लेव्स, सरप्लस हो गया, और वो अपने देश में उनका खून नहीं करना चाहते थे, और वो भारत वापस भेजना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा, आप जाओ वेस्ट, गेट लॉस्ट, डोंट कम बैक। तो मे बी ये जो लोग थे भारतीय ओरिजिन के, वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड्स जाने लगे, इवेंचुअली एंडेड अप इन यूरोप। और उनको यूरोपियंस ने सोचा कि ये तो इजिप्ट से आए होंगे, जिप्सीज, तब से ये जिप्सी शब्द आया है। और लगभग 1000 वर्ष से दे आर लिविंग इन यूरोप। वो आज भी बहुत बुरी तरह से परसिक्यूटेड लोग हैं, दे आर ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीजंस इवन टुडे इन यूरोप। कुछ जगहों में यूरोप में थोड़ा उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिला है, मे बी स्पेन, मे बी सम पार्ट्स ऑफ फ्रांस। कुछ जगह में आज भी बहुत परसिक्यूशन है उनको। तो फ्रांस में एक जगह है, सिटी का नाम मुझे याद नहीं है, सिटी नहीं टाउन है,
वहां पर जिप्सीज जनरली क्या होते हैं, दे आर म्यूजिशियंस और दे आर स्पोर्ट्स पीपल और दे आर आर्टिस्ट्स। बहुत सारे फेमस लोग हैं जो बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, दे आर जिप्सीज। चार्ली चैपलिन, ओके, बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं जो जिप्सी ओरिजिन के। आई एम नॉट श्योर द ऑडियंस विल नो अबाउट देम, राइट? सो जिप्सी लोगों ने यूरोपियन कल्चर को बहुत एनरिच किया है। अगर हम स्पेन के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि स्पेन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, कल्चरल एक्सपोर्ट, फ्लामेंको डांस एंड फ्लामेंको म्यूजिक। दिस इज जिप्सी डांस एंड जिप्सी म्यूजिक, इट्स नॉट स्पेनिश। ये जिप्सी डांस है और जिप्सी म्यूजिक है, ठीक है? और एक और चीज है जिसको बोलते हैं जिप्सी जैज, जो गिटार प्ले करता है जनरली, वो भी जिप्सी लोगों ने इन्वेंट किया है। तो फ्रांस में एक कोस्टल सिटी है नियर द कोट d'Azur, आई थिंक द फ्रेंच रिवियरा, उस जगह पे वहां पर एक चर्च है जो जिप्सी लोग वहां पे पूजा करते हैं। वहां पर एक वर्जिन मैरी का स्टैचू है जिसे कहते हैं काली सारा, ओके? उनका डार्क स्किन है, वहां पर पूजा करते हैं क्रिश्चियन तरीके से, और साल में एक बार वो स्टैचू को, वो मूर्ति को लेके आ जाते हैं वो चर्च से बाहर, और समुद्र तक जाकर उसको थोड़ा डुबाते हैं और फिर वापस लेके जाते हैं। तो साल में एक बार समुद्र मंथन, समुद्र में उसको डुबाते हैं, जस्ट लाइक वो डू विद देवी काली के स्टैचूज। तो उन्होंने किसी भी प्रकार से, इवन दो दे आर नाउ कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, वो कैसे भी करके अपने पुराने जो संस्कार है उनको जीवित रखा है उन्होंने। वंडरफुल। सो इसको थ्योरी को हम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एवोल्यूशन हुआ, जो अगर हम आज की अगर बात करते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भारत से शुरू हुआ। हम ये मान रहे हैं भारत से पूरी दुनिया में वो चीजें, हर जगह पे लोग फैले। आई वुड नॉट से सारे के सारे भारत से शुरू, सारी मोस्ट, जैसे नंबर 0 है, जैसे जी हाँ, अगर 0 नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता, मुझे क्या मतलब कोई भी डिस्कवरी कैसी पॉसिबल थी? जी, मैथमेटिक्स के बारे में तो सब कुछ भारत से ही है, मोस्ट ऑफ इट। देखिए फॉर एग्जांपल 0, जैसे आपने कहा, डेसिमल सिस्टम। देखिए पहले आपने रोमन न्यूमरल्स तो देखे होंगे, I, V। हाउ डू यू कैलकुलेट विद दैट? आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। डेसिमल सिस्टम भारत से आया है। डेसिमल सिस्टम इंडिपेंडेंटली मीसो अमेरिका में भी इन्वेंट हुआ था लगभग 2000 साल पहले। हमारा ऑब्वियसली उससे पुराना है मोस्ट लाइकली। तो डेसिमल सिस्टम भारत से आया, ट्रिगोनोमेट्री भारत से आया, साइन, कोसाइन, ये सारी चीजें, ये सब भारत से आया है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अलजेब्रा भारत से आया है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट आल्सो। इनफाइनाइट सीरीज, ये सब भारत से आई है। कैलकुलस भारत से आया है। इट इज वेरी स्ट्रेंज, एक बहुत अजीब बात होती है, ओके? श्री आइजैक न्यूटन जी और श्री लीबनिट्ज, एक आइजैक न्यूटन जी इंग्लैंड में बैठे थे और लीबनिट्ज जी जर्मनी में मोस्ट लाइकली बैठे थे, काफी डिस्टेंस है। उन दोनों ने एक ही साल में कैलकुलस को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, एक ही साल में। ऐसा कैसे हो सकता है? There are no coincidences in the world. There are only patterns. क्या हुआ था कि जो जेजुएट मिशनरीज थे वो भारत आए थे, उन्होंने भारत के सारे अच्छे इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल मैथमेटिकल और साइंटिफिक टेक्स्ट्स चुरा लिए और यूरोप भेज दिए। तब तक वो जान चुके थे कि देखो फॉर एग्जांपल जो अरब थे उन्होंने काफी सारा भारतीय मैथमेटिक्स यूरोप में ट्रांसमिट किया था, और अरब झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कैसे नाम दिए थे उनके बुक्स के? किताब अल हिसाब अल हिंद, वेरी क्लियरली एट्रीब्यूटिंग द नॉलेज टू इंडिया। लेकिन यूरोपियंस ने क्या किया? उन्होंने कहा ये सब अरेबिक नॉलेज है, भारतीय नॉलेज नहीं है, और फिर इवेंचुअली कहा कि ये सब हमारा नॉलेज है। फॉर एग्जांपल कैलकुलस न्यूटन ने या फिर लीबनिट्ज ने इन्वेंट किया, नहीं भाई, इट वाज देयर बिफोर यू, इट केम फ्रॉम इंडिया। तो ये सारा का सारा मैथमेटिकल फाउंडेशन है ऑफ मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, इट केम फ्रॉम इंडिया। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने काम किया eventually. Right. Okay, so all the technology, all the science hasn't come from India. The foundations have come from India. Sure. हम जब अपने इतिहास के बारे में सुनते हैं, हाँ जी, बहुत गर्व महसूस होता है। और आई एम श्योर आज बहुत से लोग खुद में ही उनको फील हो रहा होगा कि हमें पहले पता क्यों नहीं था, और साथ में कि गर्व होगा, सुन के खुशी होगी कि हमारे ऐसे राजा थे। जब इतने हम पावरफुल थे, फिर ऐसा हो क्या गया कि मंदिर तोड़ दिए गए? ऐसा क्या हो गया कि बाहर से लोग आ गए? जी, जब इतना बड़ा साम्राज्य था, ऐसे थॉट लीडर्स थे, कहां पर भारत चूक गया? देखिए जब गुप्ता साम्राज्य था
जिसमें बहुत महान हमारे एम्परर्स थे, जैसे कि कुमारगुप्ता, चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, स्कंदगुप्ता, समुद्रगुप्ता, इतने महान एम्परर्स थे, वो भी इवेंचुअली टूट गया. एवरी एम्पायर राइजेस एंड फॉल्स. ये एक नेचुरल सिक्लिकल प्रोसेस, साइकिल वाला प्रोसेस है. स्कंदगुप्ता ने अपना पूरा जीवन इस चीज में डेडिकेट किया कि आई विल रिपल्स द हुन्स, द श्वेत हुन जो आ रहे थे उस समय, जो हुन थे वो रोम को जिस समय इन्वेड कर रहे थे, उस समय इंडिया को भी इन्वेड कर रहे थे. और समुद्रगुप्त एक ढाल बनकर खड़े हो गए इनके. लेकिन उनके निधन के बाद दे सक्सीडेड. और हुन भी इतने कुछ बुरे नहीं थे इवेंचुअली. तो क्या होता है कि अगर हम भारतवर्ष की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जब भारतवर्ष में एक सिंगल पॉलिटिकल सेंटर है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंटर, तब भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. जब भी हम इस तरह से पॉलिटिकली यूनिफाइड थे, मौर्य समय में जब अशोक मौर्य थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे, या फिर गुप्ता समय में, या फिर कनिष्क समय में, उस समय भी इन्वेजन्स का अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन इट फेल्ड वेरी बैडली. लेकिन जब तुर्क आने लगे, तब हमारे भारतवर्ष में एक मेजर साम्राज्य नहीं था. देखिए, भारत में ऐसे साइकिल्स हुए हैं कि बड़ा एम्पायर आया, फिर बिखर गया और छोटे छोटे किंगडम्स हो गए, फिर वापस नया बड़ा एम्पायर आया, फिर वापस कुछ सदियों के बाद बिखर गया, फिर छोटे छोटे किंगडम्स आए. जब तुर्कों ने हम पर अटैक करना शुरू किया, तब भारत में बड़ा साम्राज्य नहीं था, यूनिफाइड साम्राज्य. हमारे उस फेज में था जब छोटे छोटे किंगडम्स है. और जब आपके छोटे छोटे किंगडम्स थे, तो यू आर फाइटिंग ईच अदर, यू आर ट्राइंग टू एक्सपांड, एवरीवन ट्राइंग टू एक्सपांड. तो हर कोई एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है. और तब बाहर वाले आकर उस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं. सो वी वेर कॉट एट द रॉन्ग टाइम. फिर भी हमारे लोगों ने 300, 400, 500 वर्ष तक तुर्कों का बहुत जोरदार रेजिस्टेंस किया. उसके बारे में भी हम कुछ जानते नहीं, क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं जाता उसके बारे में. कितना खून बहा, कितने सैक्रिफाइसेस किया हमारे लोगों ने. नथिंग इज थॉट अबाउट दैट. मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया था. हुमायूं कब आया, बाबर कब आया? 1400s में. ये 600 साल की बात है. 1400s में भी कहां तक पहुंचे थे तुर्क? सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक, लगभग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया तक. 600 साल तक हमने रेजिस्टेंस किया. तो ये इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए, उसके बारे में हमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता है. तो बहुत सारा हमारा जो हिस्ट्री है उसको दबाया गया है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन यूनाइटेड नहीं थे. तो वी हैड टू बी, इफ वी आर नॉट यूनाइटेड वी विल लूज. दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. और कोई भी इन्वेजन हुआ है, चाहे इस्लामिक इन्वेजन भी हुआ है, तो वो आपने जैसे बताया, या तो भारत से उनका हमारा पैसा, गोल्ड, या स्लेव्स, ये मेजरली वजह रही है. लेकिन तुर्कों के पास एक और इवेंचुअली ऑब्जेक्टिव था. दे वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया टू देयर रिलीजन. ओके, या सो दैट वाज, वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर था तुर्कों के लिए, कि वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड विथ वेल्थ एंड स्लेव्स, वी आल्सो वांट ऑल ऑफ यू टू कन्वर्ट. इसलिए वो मंदिर तोड़ते थे और जो कुछ भी करते थे वो सब. एक थॉट दिया जाता है जी, जो इस्लामिक इन्वेजन होती हैं, अक्सर जो डिबेट्स भी होती हैं, वो ये बोलते हैं, अब जैसे एक तर्क ये दिया जाता है कि यार हमारा देश था, आप बाहर से आए, तो आप अगर बाहर से मेरे घर पे आए हो भाई, तो आपको मैं इजी गोइंग तो नहीं लूंगा. हाँ जी. मेरे घर पर आप आकर हमला कर रहे हो, मेरे घर के मंदिर को तोड़ रहे हो, तो मेरे लिए तो आप गुड पर्सन नहीं हुए ना. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरा थॉट दिया जाता है कि यार भूल जाओ ना, हम अगर आए भी थे एक टाइम पे, तो उसके बाद हम भारत में ही रहे ना, तो हम तो भारतीय हो गए. तो दूसरा थॉट दिया जाता है ये कि अब हम भी इंडियंस ही हुए ना, तो हम भी भारतीय हो गए. हम चाहे इन्वेजन किया, पर अब तो भारत के ही हैं. तो ये जो थॉट प्रोसेस है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या लगता है? देखिए, भारत में आज आई डोंट नो क्या मुस्लिम पॉपुलेशन है, बहुत सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है. ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही लोग हैं. उनमें कोई तुर्क खून नहीं है, अरब खून नहीं है, वो हमारा ही खून है. आज 1000 वर्ष हो गए इन चीजों के, ठीक है. आज हमारा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मेरे हिसाब से हमारे ही लोग हैं. दैट्स हाउ आई सी इट. मैं यही कहूंगा कि डोंट ग्लोरीफाई व्हाट हैपेंड. यू आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ व्हाट हैपेंड. आपके पूर्वजों को कन्वर्ट किया गया कितने बुरे तरीके से. तो मैं मुस्लिम्स जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स हैं, मैं उनको हमारे ही लोग समझता हूँ. श्योर. बट उनमें से कुछ लोग, for whatever reason, they feel that they have to glorify the invaders. This happens. That is an unfortunate thing. Okay, invaders victimized your ancestors, yaar.
and also my ancestors and your all of our ancestors. सबके हैं वो, राइट. So ये एक इशू है. देखिए पाकिस्तान जाइए, अगर आप जाइए दे ग्लोरीफाई घोरी एंड गजनवी. अरे घोरी और गजनवी ना आप ही लोगों को सबसे ज्यादा ब्रूटलाइज किया है, आप ही के पूर्वजों को, आप ही की माँ बहनों को उन्होंने ब्रूटलाइज किया सबसे ज्यादा. अफगानिस्तान में दे सी देमसेल्व्स एज डिसेंडेंट्स ऑफ आई डोंट नो क्या Jews, पता नहीं क्या स्टोरी है उनकी, वो कुछ मानते हैं. ये सब लोग हमारे ही लोग थे, हमारा ही खून है, बट दे वर कन्वर्टेड एंड टुडे सम ऑफ देम बिलीव कि भाई हमें फॉरेनर्स को ग्लोरीफाई करना है. दैट इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग. अगर हमें एज अ कंट्री, एज अ सिविलाइजेशन यूनाइटेड रहना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री को अच्छे से हमें पढ़ना है और हमें समझना है कि एग्जैक्टली क्या क्या व्हाट ऑल थिंग्स वेंट रॉन्ग. और जो दुष्ट थे, जो 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 क्रिमिनल्स थे, वी शुड नॉट ग्लोरीफाई दोस. I have nothing against any religion or whatever. वो personal choice है, आपको क्या? Of course. Yeah, that is a completely personal choice. I have nothing against that. आपको मुस्लिम बनना है, बनिए, please. It's your choice. Right. But I don't like the glorification of the barbarians and the genociders. Right. That's the problem. औरंगजेब क्या था? कितना दुष्ट आदमी था वो. उसको ग्लोरीफाई मत कीजिए. गजनवी, घोरी, इन सबको ग्लोरीफाई मत कीजिए. 1000 साल बाद क्या होगा? भारत कैसा दिखेगा? What do you think? That is very hard to tell. अगर मेरा चॉइस हो कि मैं डिसाइड करूं क्या हो, इंडिया शुड बी द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द प्लैनेट. It should be the greatest, but जैसे अभी स्पेस, जो भी पेस चल रहा है दुनिया में, what do you think? अभी हम एक क्रॉसरोड्स पर है इस समय. नेक्स्ट 3 to 20 years are going to either make India or break India. Okay? हम इस समय इतने बड़े प्रेशर में है. वी आर अंडर इमेंस प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस. एक तो यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरा चाइना है. और ये दोनों राष्ट्र किसी भी चीज पर सहमत नहीं है, लेकिन एक चीज पर सहमत है कि इंडिया शुड नॉट राइज. क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया 20th सेंचुरी में कि चाइना को आगे बढ़ाया. अभी चाइना उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गया है. और पिछले 20 वर्ष से यूएस इंडिया के साथ भी खड़ा है to facilitate to engage with India. अब now they are realizing कि ये हमने गलती की है. हम नहीं चाहते कि भाई जैसे आज चीन है वैसे 20 वर्ष में भारत भी बन जाए. तो अब उनका स्ट्रेटेजी बन गया है टू कंटेन इंडिया. उन्होंने 2022 में पाकिस्तान में रेजिम चेंज करवाया. इमरान खान जो प्रो चाइना थे उनको हटाया और शहबाज शरीफ को लाया जो उनके लैपडॉग है. अभी 2024 में उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान जैसे कि बांग्लादेश, उसमें रेजिम चेंज किया. शेख हसीना जो प्रो इंडिया थी उसको हटा दिया और अब मोहम्मद यूनुस है वहां पे जो हॉरिबली एंटी इंडिया है. नेपाल में भी अभी रेजिम चेंज हुआ 2025 में, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इट वाज अ क्लियर कलर रेवोल्यूशन पैटर्न. तो भारत को कंटेन करना चाहते हैं. भारत पर 50% टैरिफ डाले हैं अभी एंड सो ऑन. और अभी पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेज्ड खड़े हैं यूएस. ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया उन्होंने एंड दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान विद आर्म्स, एम्युनिशन, फंड्स, जी सब कुछ. सऊदी अरेबिया भी. और तो ये सब इश्यूज है. तो इंडिया के दो बड़े प्रॉब्लम है, एक तो यूएस, दूसरा चाइना, और दोनों नहीं चाहते कि इंडिया आगे बढ़े. तो अभी 2026 के पर्सपेक्टिव में व्हाट डू यू थिंक 2026 और आगे आने वाला समय? हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने ये प्रेशर सहा अच्छे से, इफ वी अब्सॉर्ब द प्रेशर, डोंट रिटेलिएट, पुट आवर हेड्स डाउन एंड कीप वर्किंग 20 वर्ष तक, तो हम एक बहुत पावरफुल राष्ट्र बन जाएंगे. लेकिन ये 20 साल का मैराथन होगा. 20 वर्ष तक हमें करना होगा. मतलब चाहे ट्रम्प दोबारा बोले कि भाई मैंने वॉर को रुकवाया है, आप कह रहे हो कि फर्क नहीं पड़ता, हमें बोलने की जरूरत नहीं है. हमें चुपचाप अपना काम करना है. हमारा काम क्या है? इकोनॉमी को बढ़ाओ और मिलिट्री को बढ़ाओ. अगर इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो मिलिट्री नहीं बढ़ेगी. ओके, अभी हमारी इकोनॉमी लगभग 4-5 ट्रिलियन डॉलर की है. हमें 10-15 ट्रिलियन कम से कम करने हैं. बट ये कोई गलत नैरेटिव नहीं सेट करता? कैसे? एज अ प्राइम मिनिस्टर आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हो. मैं समझिए कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ किसी भी कंट्री का. हाँ जी. मैं देखता हूँ कि भाई यूएस प्रेसिडेंट, अब एवरीबडी लुक्स यूएस को एक पावर एंगल से हर कोई देखता है. मैं देखता हूँ कि भाई यूएस प्रेसिडेंट ने एक बात कही कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई. बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ. हाँ जी. उसके बाद मैं ये भी पढ़ रहा हूँ कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन साइड से ये चीज बार बार आ रही है कि भाई हमने खुद किया है. तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये पोटेंशियली इंडिया की इमेज वीक करता है? करता है, ऑफ कोर्स करता है. लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हार्ड पावर नहीं है. देखिए,
अभी विश्व में सबसे पावरफुल नेशन हर कोई जानता है यूएस है, सबसे ताकतवर राष्ट्र है। उसके अलावा दो राष्ट्र है, एक है रूस, दूसरा है चीन। ये जो राष्ट्र है दे आर हार्ड रिटालिएटर्स, दे कैन रिटालिएट टू द यूएस इन अ हार्ड फैशन। रूस ने यूक्रेन वॉर लगा दिए, चाइना ने बहुत सारे, यूएस ने टैरिफ डाले तो चाइना ने सारे के सारे रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए, तो यूएस हैड टू बैक डाउन। तो रशिया और चाइना के पास ये आज उन्होंने ये कैपेसिटी बना रखी है कि दे कैन एक्चुअली पुश बैक एट द यूएस एंड द यूएस हैज टू बैक डाउन। भारत ने, हमारे पास 80 साल थे ये सब करने के लिए, हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ पिछले 10-15 वर्ष से कुछ हो रहा है काम। इट इज टू अर्ली फॉर अस टू बी अ हार्ड रिटालिएटर। जब तक हमारी वो कैपेसिटी नहीं बन जाती कि वी कैन स्टैंड अप टू द यूएस एंड पुश देम बैक, तब तक हमें चुपचाप इंसल्ट सहने होंगे। चीन ने भी 30 वर्ष से इंसल्ट सहे हैं, चीन को भी इस तरह से इंसल्ट करते थे, चीन ने सहा। तो वी हैव टू बी लेस इमोशनल, मोर प्रैक्टिकल। मुझे इसमें वो याद आया जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सीन था जहां पर उनके फोर्ट के बाहर सेना आ गई थी। हाँ जी। तो उन्होंने वेश बदला और वो वहां से एस्केप हुए जी। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहां पर एक युद्ध में मरने से आपको वीरगति तो प्राप्त होगी, पर अगर आप उस युद्ध में लड़ते हैं समझदारी के साथ तो जीत आपकी होगी। देखिए, आपको वर्ल्ड कप जीतना है, एक आध मैच हार गए चलेगा, एक आध मैच हार गए इट्स फाइन। आपको अगर आप ग्रैंड स्लैम खेल रहे हो, विंबलडन, 1-2 सेट हार गए चलता है। वी शुड विन द मेजर टाइटल। तो कृष्ण को भी तो रन छोड़ गए थे, चले गए थे छोड़ के रण को। राइट। आई वांट टू फाइट अनदर डे, मैं नेक्स्ट टाइम जीतूंगा। धुरंधर में एक डायलॉग था जी कि हम देखिए धुरंधर जी, देखिए कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, एंजॉयड इट, वेरी रिफ्रेशिंग। प्रोपेगेंडा मूवी है? नहीं, गुड मूवी, आउटस्टैंडिंग मूवी है, वेरी प्लीज विद इट। देखे आपने वो ट्वीट्स प्रोपेगेंडा वाले? अरे वो तो देखे, बड़ा अच्छा मजा आया वो ट्वीट्स देख के। व्हाट डिड यू फील जब आपने पढ़ा कि भाई ये तो एक प्रोपेगेंडा है, ये तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? देखिए, मेरा एक रूल है, मैं हिंदी मूवीज देखता नहीं हूँ, मैं पक गया हूँ हिंदी मूवीज देख के। ये सब ट्वीट देख के मैंने डिसाइड किया भाई मैं देखूंगा इस पर। right. Yeah, so it was a good movie. I really liked it. Okay, wonderful. I would like to because आपके साथ conversations को मैं end तो बोल ही नहीं सकता। अभी पीछे एक मूवी आई थी, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई थी, परेश रावल की, ताजमहल के ऊपर। जी मैंने देखी। और आपने नहीं देखी? नहीं। बट ताजमहल का एक आइडिया ये दिया जाता है कि ताजमहल था ही नहीं, जो प्यार की निशानी बताई जाती है वो प्यार की निशानी थी नहीं। ये सच है या नहीं है? क्या ये इन्वेजन है? ये थॉट कहाँ से आया? ताजमहल का सच क्या है? ताजमहल का सच मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें छुपाई गई है। इट लुक्स लाइक ताजमहल में कोई कुछ सेक्शन है जहां पर किसी को अलाउड नहीं जाना, जैसे मे बी कुछ अंडरग्राउंड कुछ सेक्शन है, वहां पे कुछ दरवाजा है जो हमेशा लॉक्ड रहता है एंड सो ऑन। प्रवीण मोहन ने कुछ तो निकाला था वीडियो उसके ऊपर। सो आई एम नॉट वेरी क्लियर कि ताजमहल का रहस्य क्या है, बट मुझे इंक्रीजिंगली ये डाउट हो रहा है कि क्या ये शाहजहां ने बनाया या फिर इस जगह पे पहले कुछ और था जिसको छुपा के रखा है, जो मे बी निचले लेवल्स पर अभी भी उसका एविडेंस होगा। सो आई एम नॉट 100% क्लियर। मतलब जो शाहजहां वाली थ्योरी है उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। मोस्ट लाइकली कुछ और वहां पर था, कोई और स्ट्रक्चर था वहां पे, शायद मंदिर होगा, शायद कुछ और महल होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो है जो छुपाया गया है, और एएसआई भी मोस्ट लाइकली कुछ छुपा रहा है वहां पे। अब इसमें ना जो मुस्लिम्स हैं वो ये सोचते हैं कि जितने भी मुस्लिम जगह हैं उसको हर बार मंदिर क्यों बता दिया जाता है। अच्छा। तो वो उस चीज को अक्सर मुस्लिम्स ये रेज करते हैं कि जो भी मुस्लिम जो बन गया एक बार, और तो बन गया उसके बाद आगे बढ़ो। अगर देखिए, किसी चीज को अगर वो मुस्लिम है तो उसको हिंदू क्यों बोलते हैं? वहां पे भाई देवी देवताओं के स्ट्रक्चर्स है, कार्विंग्स है, तो ऑब्वियसली इस्लाम में वो सब अलाउड नहीं है। तो आपके जो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स है, फॉर एग्जांपल कोई हो गए, तो वहां पे देवी देवताओं के स्ट्रक्चर्स क्यों है, कार्विंग्स क्यों है? वहां पर संस्कृत में कुछ क्यों लिखा गया है? जैसे एग्जांपल्स तो बहुत है, हजारों है। आप दिल्ली में मिले, कुतुब मीनार जाओ, वहां पे आपको कहीं पे तो भगवान हनुमान की मूर्ति मिलेगी, कुछ छुपा के रखी है उन्होंने। तो ये सब तो सच है यार, एवरीबॉडी नोज दिस कि क्या हुआ था, मंदिर तोड़े और ये सब चीजें बनाई। ओके, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है वो जैन मंदिर कॉम्प्लेक्स था। ये तो सब हर कोई जानता है, ये तो नोबडी कैन डिनाई दिस थिंग। तो आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट इट। द फैक्ट्स आर फैक्ट्स यार, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। जो है उसको मानना भी तो चाहिए। मानो यार, आपने किया है, आप वो तुर्कों ने किया है सब,
इसलिए ये सब है यहाँ पे. Right. Don't continue glorifying that. Right. I think आज पहली बार मिलना हुआ, but wonderful conversations. और जो आपने पूरे इतिहास के बारे में बताया, and the way आपकी स्टोरी टेलिंग है, so intriguing, so interesting. Thank you. जैसे आप आए थे, मैंने तब भी आपको कहा, हमारे देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है. Thank you so much for doing what you're doing on behalf of everybody. Thank you so much. Such a pleasure to have you. A pleasure to speak with you. Same here. Thank you. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.